जय हिंद एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। सबसे आखिरी सेशन होने वाला है ऑप्टिक्स के ऊपर और ये वाला सेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। लास्ट वाले सेशन में जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने 70 to 80% ऑफ द ऑप्टिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। तो अब ये जो पर्टिकुलर सेशन है, इस सेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हैं, यहां पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा सेशन देखो और बढ़िया तरीके से पूरे प्रॉपर नोट्स बना लेना। जब मैं ये जो नोट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा, जिस तरीके से मैंने आपको कल भी एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इफ यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं, मतलब कि जिसका एग्जाम क्लियर होगा वो भी करेगा और जिसका नहीं होगा वो भी आखिरी के दिनों में करेगा। बट द थिंग इज दैट कि कौन सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे सही डायरेक्शन है साइंस एंड इंग्लिश। इसलिए मैं साइंस का पूरा सिलेबस तुमको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके साथ तुमको नोट्स भी दे रहा हूं, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इससे और ज्यादा क्या हो सकते हो। और 21 अप्रैल को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपसे एक चीज अश्योर करना चाहूंगा, मेरे को पता है कि 21 अप्रैल को आपका एग्जाम है और होल हार्टेडली यू आर एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। तो मैं आपको एक अश्योरिटी दूंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि सेशंस फिजिक्स के अब रेगुलर हों, हर दिन आपको सेशन प्रोवाइड करूं सो दैट आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आप जल्दी से जल्दी फिजिक्स कर पाओ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी सेशन कंप्लीट हुए उनका रिवीजन करो, बिकॉज रिवीजन इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो कि एक प्लेयर को एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बनाती है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितने ज्यादा नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा उनको रिविजिट कर सकते हो, उतना ज्यादा करो। सो हियर कपिल भैया दिस साइड एंड वेलकम टू रोर इंडिया। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाले पर्टिकुलर सेशन में हम लोग काई की बात करेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। मैं आपको श्योर करता हूं बढ़िया तरीके से एकदम आपके माइंड में बैठ जाएगा ह्यूमन आई। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आई के डिफेक्ट्स देखेंगे, जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं। इसकी ट्रिक ऐसी बताऊंगा आपको कि सारा का सारा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आखिरी में पेरिस्कोप और टेलीस्कोप से हम लोग ये वाला सेशन खत्म करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहां पर लिखे हुए हैं वो भी कराऊंगा, और क्विज ग्रुप पर मैं आपको और कुछ होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जेंटलमैन, बढ़िया एज यूजुअल बोलूंगा, टेबल चेयर के ऊपर बैठ जाओ, पानी की बोतल रख लो, लेट्स बिगिन। तो यहां पर आप ह्यूमन आई देखो, अपना जो ह्यूमन बॉडी है उसका बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन आई, और सबसे सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन आई, सभी को पता है। बिकॉज ह्यूमन आई इज समथिंग दैट एनेबल्स अस टू सी, जो कि देखने में मदद करती है। मगर यहां पर यदि आप देखोगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर जो होता है वो सभी को, हमको बाहर से जो लेयर होती है वो हमको ऐसी दिखाई देती है, जो बाहर वाला पार्ट है बस इतना हमको दिखाई देता है। बट जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कितना है, पूरा का पूरा इतना है। इतनी बड़ी हमारी ह्यूमन आई होती है, बट हमको इतना सा पार्ट हमको दिखाई देता है। मगर ये जो ह्यूमन आई है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जितने भी नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सिलियरी मसल्स, इनसे बिल्कुल भी डरना मत। आप एक बात बताओ, कपिल भैया ने केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट कराई। कभी आपको लगा कोई चीज डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं लगा। आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए। आप कहीं के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा लो, वो सारे हो रहे हैं किसी भी बुक के। तो उसके बाद ये फिर ह्यूमन आई क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, देखो पहली चीज जो जहां आईज में, जहां से एक्चुअली में जो लाइट है वो एंटर करती है, उसका नाम है कॉर्निया। उसका नाम है कॉर्निया। जिस तरीके से आपके पोर्च एरिया के घर में जो गेट है जिसमें से लोग एंटर करते हैं, उसको कहा जाता है ना गेट, मेन गेट। इसी तरीके से इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो कि फ्रंट ऑफ द आई को कवर करती है, आई का फ्रंट वाला पार्ट। अब लाइट इसी मेम्ब्रेन से एंटर करती है, और जितना भी रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन हम बढ़िया तरीके से पढ़ रखे हैं, जितना भी रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया में ही होता है मोस्टली, यहां पर आगे। ठीक है, उसके बाद कॉर्निया आपने पढ़ा। कॉर्निया के बाद आपको आई का लेंस देखने को मिलता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट। आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस। आई का जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, और ये जो आई लेंस है आपने देखा होगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, सॉफ्ट है, और ये काय से मिलकर बनता है, ये जेली मेड अप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनता है, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, तो कॉर्निया के बारे में स्टडी कर ली, उसके बाद लेंस के बारे में स्टडी कर ली। अब मैं आइरिस और प्यूपिल के बारे में स्टडी कराऊंगा। तो देखो यहां पर यदि आप देखोगे, यहां पर है कॉर्निया। ठीक है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली यू कैन सी इट इज कॉर्निया। ये कॉर्निया है। इसके बीच में यदि आप देखोगे यहां पर आई लेंस है, तो आपने कॉर्निया देख लिया, यहां पर ऑरेंज कलर से बता रहा हूं, आपने ये वाला कॉर्निया देख लिया। आपने आई का लेंस देख लिया, ये वाला जो है ये आई का लेंस है। इसके बीच में होता है प्यूपिल, इसके बीच में प्यूपिल होता है। अब ये प्यूपिल और आइरिस क्या चीज है भैया, एक बार बताओगे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ट्रिक नहीं यार, ये तो रियल कंडीशन है। एक बंदा था, ठीक है, मेरी क्लास में एक मेरा फ्रेंड था जिसका नाम था
पीहू, ठीक है, जिसका नाम था एक्चुअली में पीहू नाम था घर का, रियल नेम अलग था, बाकी हम लोग उसको पीहू बोलते थे। ये बंदा क्या बढ़िया पहले हमारे साथ बैठकर लंच वगैरह करता था, लंच वगैरह करता था, एकदम ऐश करता था। मगर ये बंदे ने क्या करा, 9th क्लास में इसने एक गर्लफ्रेंड बना ली, बिल्कुल 9th क्लास में एक गर्लफ्रेंड बना ली जिसका नाम था इशिका। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि ये जो इशिका है ये इसको पीहू को कंट्रोल करने लगी। लाइक पीहू आफ्टर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही वाज नॉट हैविंग लंच विद अस, ना ही लंच कर रहा था, इवन ही वाज नॉट सिटिंग विद अस, प्रॉपर बेड भी नहीं रहा था। सो ही एक्चुअली गॉट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, उसमें ही एकदम कैप्टिवेटेड हो गया था। तो ये इशिका एक तरीके से पीपल को कंट्रोल कर रही थी। अब ये कौन है भैया, क्या है, इसको साइड में छोड़ो, अपन मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आई का मतलब है आइरिस और पी का मतलब है प्यूपल। मैंने बोला इशिका कंट्रोल्स पीयू, दैट मींस आइरिस कंट्रोल प्यूपल। तो यहां पर आइरिस क्या चीज है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में आता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो आपकी आंखों का कलर ऐसे बोलते हैं ना, किसी की कंजी आंखें, किसी की ब्राउन आईज है, किसी की ब्लू आईज है, तो इट इज नॉट एक्चुअली द कलर ऑफ द आई, इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई, ठीक है। और ये जो आइरिस है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये प्यूपिल क्या है, देखो प्यूपिल मैं आपको बताता हूं। प्यूपिल एक छोटा सा होल है आइरिस के बीच में, एक छोटा सा होल है जहां से लाइट एंटर करती है आंख में। अब आप बोलोगे भैया लाइट तो एंटर कॉर्निया से करती है। अरे मेरे भाई, बाद में भी तो पहले मान रहे हैं कि कॉर्निया में करेगी, मगर आइरिस के बीच में भी एक होल है जहां से एंटर करती है। समझ में आया? मान रहा हूं कि आपके घर में मेन गेट है, मगर मेन गेट के बाद एक और गेट है ना, वहां से भी एंटर करते हैं लोग, तो वही चीज है। अब आपने देखा होगा कभी भी आप क्या करना, आप अंधेरे में जाना, अंधेरे में जाने के बाद आप जो मिरर है उसके सामने खड़े होना, जो विजिबल मिरर है जिससे आप लुकिंग ग्लास है उसके सामने खड़े होना, और अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कर लेना। जब आप देखोगे वहां पर ब्राइट लाइट होगी, एक आपकी आंख में सर्कल होगा, वो धीरे धीरे करके छोटा होता जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, वो चीज है प्यूपल। ब्राइट लाइट जब आप उसको दोगे वो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एकदम दबेंगी। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिम लाइट की बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा खुल जाएगा और उसका एक्सपांशन हो जाएगा आइरिस मसल का। तो आइरिस मसल का एक्सपांशन प्यूपल को कंट्रोल कर रही है, मतलब कि आइरिस मसल जब एक्सपांड होंगी तो डिम लाइट में वो ओपन हो जाएगा, जब कंट्रैक्ट करेंगी तो ब्राइट लाइट में स्मॉल हो जाएगा। तो भैया एक बार बता दो क्या क्या बताया अभी तक। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बाद आई लेंस बताया था, इसके बाद अपन ने बीच में आइरिस की बात करी थी, और ये जो आइरिस है काय को कंट्रोल करने लगी, प्यूपिल को कंट्रोल करने लगी। ये चारों की चारों चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई बाई हार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आती सीलियरी मसल। सीलियरी मसल जो आपका लेंस है ना, उसको होल्ड करने का काम सीलियरी मसल्स का है। वो एक्चुअली में किसका काम है? सीलियरी मसल्स का है। जो लेंस का कर्वेचर है उसको मॉडिफाई करने में कौन हेल्प करती है? सीलियरी मसल्स। यदि मैं रेटिना की बात करूं, लाइट का सबसे जो लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है, आंख का सबसे सेंसिटिव सरफेस वो रेटिना होता है। अब आप बोलोगे भैया अभी लेंस बोल रहे थे, यार लेंस से ज्यादा भी रेटिना होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव रेटिना होता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर जो आंखों में जो इमेज बनती है, जो आप ऑब्जेक्ट्स देखते हो ना, इमेज यहीं पर फॉर्म होती है। और यहां पर क्या होता है, इस लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई में कुछ लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स। को से कोन्स और को से कलर्स, याद रखना, को से कोन्स और को से कलर्स। सो दैट ये कोन सेल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द कलर, प्राइमरी कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो क्या है, यहां पर जो सेल्स हैं, आपकी इमेज बनी, वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। अब ये सेल्स जनरेट करेंगे सिग्नल को और ब्रेन में पहुंचाएंगे। अब ब्रेन में कैसे जाएंगे? यहां पर रेटिना है, मैंने आपको बताया रेटिना, ठीक है। इस रेटिना वाले पार्ट पर इमेज बनी, हाँ जी भैया इमेज बनी। अब यहां पर यदि आप देखोगे, यहां पर तो आपकी इमेज बन गई, ये जो रेटिना है यहां पर इमेज बन गई, और यहां पर इमेज बनी तो सेल्स जनरेट हुए। अब इनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेगी ऑप्टिक नर्व। यहां पर कौन काम करेंगी? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इज समथिंग जहां से जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो रेटिना से ब्रेन में ट्रांसफर होती है। समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एक ऐसा स्पॉट जहां पर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आंखों को लीव करती हैं, छोड़ती हैं, आंखों से लीव करती हैं, एकदम छोड़ देती हैं। मतलब कि समझ में नहीं आया भैया? देखो मैं बताता हूं। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये सर्कल मैंने ड्रॉ करा है, यही ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब कि यहां से ऑप्टिक नर्व इमर्ज होती हैं और कहां तक जाती है? ब्रेन में जाती है, और जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसको लेकर जाती है। ये समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहां पर है देयरफॉर द इमेज, जो इस पॉइंट पर देखो, ब्लाइंड स्पॉट पर ना एक बात याद रखना, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहां पर ना ही रॉड सेल्स हैं और ना ही कोन सेल्स हैं, तो पक्की बात है यहां पर इमेज तो बनने वाली है नहीं, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यहां पर, अब यहां पर जो इमेज बनेगी वो ब्रेन में भेजी नहीं जाएगी, तो ब्रेन में भेजी नहीं जाएगी तो आपको दिखेगी नहीं। सो इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो ये सारी चीजें कंपोनेंट थे आई लेंस के बारे में। यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताया करो कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, किस तरीके से मेरा पढ़ाना लग रहा है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में तो तुम्हारे सेक्शन मतलब
अमेजिंग एकदम रिस्पॉन्स थे, इवन टेलीग्राम पे मैसेज करके बोलते थे भैया नेक्स्ट क्लास लगा दो। सो व्हाट अबाउट फिजिक्स, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, मजा आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आता है स्क्लेरा, जो सफेद कलर की जगह है ना, जो जितना भी सफेद कलर का पार्ट है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। देखो ट्रांसपेरेंट क्या था आपका, आई लेंस था ट्रांसपेरेंट, मगर इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो ओपेक है, उसमें से ट्रांसफर नहीं होती, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है आंखों की, और इसमें व्हाइट वाला जो है इसको व्हाइट ऑफ द आई कहा जाता है, और उसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं स्क्लेरा में। ठीक है, आज मेरा गला थोड़ा सा लगा हुआ है, एक सेमिनार लेने गया था, उसकी कोई मतलब कि तुम थोड़ा वॉल्यूम अपनी तेज रखना और स्पीड अपने सेशन की बढ़ा लेना। ठीक है, तो उसके बाद अपन देखते हैं कॉर्निया। ठीक है, यहां पर कॉर्निया था, फिर आइलेंस पड़ा, फिर रेटिना पड़ा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो स्टार्टिंग में कुछ फ्लूइड होते हैं, मैंने आपको उनके बारे में बताया था, कुछ फ्लूइड आंख में प्रेजेंट रहते हैं। यदि मैं बात करूं एक्वस ह्यूमर की, तो ये प्रेजेंट रहता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, क्योंकि पहले मैंने तुमको कॉर्निया पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आई लेंस पढ़ाया था। तो इसके बीच में जो प्रेजेंट रहेगा ए, तो पहले ए बोलोगे ना, दो रहते हैं, एक एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। कॉमन सेंस है, ए अल्फाबेट में पहले आएगा, ये वी, तो ए पहले आएगा, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या है, एक्वस ह्यूमर, ये भी याद करा दिया। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये क्या करता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वहां से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई, यहां से वो कहां पर, रेटिना पर फोकस होती है। एक बात बताओ, लेंस का काम क्या है, लेंस का काम है रिफ्रैक्शन करना। पानी का काम क्या है आंखों में, रिफ्रैक्शन करना, क्योंकि जो रेज एकदम सीधी आ रही हैं उनको कहां पर फोकस कराना है, रेटिना के ऊपर फोकस कराना है, तो यहां पर रिफ्रैक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो एक्वस ह्यूमर रिफ्रैक्शन कराता है। आई लेंस और रेटिना के बीच में फिर क्या आता है, विट्रस ह्यूमर, ये भी रिफ्रैक्शन कराता है, बाकी एक्वस ह्यूमर ज्यादा कराता है। सो इट वाज ऑल अबाउट आई के पार्ट, सारी की सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। व्हाइट ऑफ द आई किसको कहा जाता है, ठीक है, यहां पर मैं इसको करता हूं। व्हाइट ऑफ द आई किसको कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द आई कहा जाता है वी स्क्लेरा को। ठीक है, व्हाइट ऑफ द आई स्क्लेरा को, ये पता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, इतने ईजी और सारे के सारे अपने नोट्स हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है इसमें से कौन है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, इसी का कंट्रोल्स पी हो, दैट मींस आइरिस, यहां पर आंसर आएगा, जो आइरिस है वो कंट्रोल करता है प्यूपिल का साइज। डिम लाइट में जब भी देखोगे एक्सपांड हो जाएगा, एकदम ब्राइट लाइट में देखोगे कंट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आया? इज द फ्रंट विंडो ऑफ द आई, जहां से लाइट एंटर करती है आंख में, कौन सा है यार, कॉर्निया से एंटर करेगी ना, और ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, कॉर्निया से एंटर करेगी। प्यूपिल ओपन अप इन द डिम और ब्राइट लाइट, कहां पर ओपन अप हो जाता है, पूरा कंप्लीट डिम लाइट में ओपन हो जाता है। जब आप मिरर के सामने जाओगे, लुकिंग ग्लास के सामने, और एकदम से क्या कर दोगे, जो टॉर्च होती है ब्राइट टॉर्च ओपन कर लोगे, तो वो क्या होगा, वहां पर जो एक्चुअली में आपकी आंखें हैं उसमें प्यूपिल एकदम कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मगर ओपन कब होगा, जब डिम लाइट में करोगे। इसमें से कौन से सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलिमिनेशन ऑफ कलर, कलर सीओ से कलर और सीओ से कौन सी, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो ये मेजर क्वेश्चंस है जो कि यहां से ह्यूमन आई से पूछे जाते हैं, मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब क्वेश्चन आता है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से पूछे होंगे। ठीक है, देखते हैं, ढूंढते, अरे ये यहीं आ गया 108। यहां पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2020 में पूछा हुआ है, लाइट एंटर्स दी आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, मतलब एक थिन मेम्ब्रेन से लाइट एंटर करती है। कौन सी मेम्ब्रेन है यार, कॉर्निया इज द मेम्ब्रेन, यहीं से एंटर करती है। ठीक है, यहीं से एंटर करेगी ना, आपको अभी ऊपर पढ़ा है, सबसे पहले कॉर्निया ही बताया था मैंने। इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं आपको, ये आ गया 85। ये वाला 85 क्वेश्चन डिफेक्ट का है, अपन पढ़ते हैं डिफेक्ट, उसके बाद अपन जानकारी लेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी जो मेजर क्वेश्चन थे ईवीपीवाई क्यू थे, मैंने ऑलरेडी यहां पर लगवा दिए हैं बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। नाउ अब जो इमेज है, हम लोग काई की बात कर रहे हैं, हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको इमेज के बारे में स्टडी तो करना पड़ेगा। तो इमेज के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक इमेज कहां पर बनती है, एक इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्रैक्शन। पहले कॉर्निया पर रिफ्रैक्शन होगा, एक्वस ह्यूमर पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर लेंस पर होगा विट्रस ह्यूमर। पहले क्या, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। लेट मी ड्रिंक वाटर, उसके बाद बोलता हूं। पहले मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद जीएटी का पेपर चेक होगा, फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद रिटन एग्जाम क्लियर होगा, फिर एसएसबी जाओगे, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर 5 दिन एसएसबी में रुकोगे। एसएसबी क्लियर करने के बाद मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा, फिर मेरिट लिस्ट में आओगे, तब जाकर आपकी अच्छी खासी एकदम इमेज बनेगी काइंड ऑफ। ठीक है, एक्चुअली फिर आप एनडीए जाओगे, और रियल इमेज तो एनडीए में बनेगी ना, व्हेन यू विल बी कॉल्ड अ जेंटलमैन कैडेट। इन द सेम मैनर यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन पहले कॉर्निया पर होगा, एक्वस ह्यूमर पर होगा, लेंस पर होगा, विट्रस ह्यूमर पर होगा, उसके बाद जाकर इमेज बनेगी। समझ में आया? तो याद रख लेना, पहले कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रस ह्यूमर, है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ए से एक्वस ह्यूमर पहले आएगा, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर, फिर विट्रस ह्यूमर लगा देना। यहां पर जो इमेज बनती है आंखों के ऊपर बनती है, मतलब कि रियल बनेगी। और आपको पता है ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड बनती है, मतलब कि इन्वर्टेड है तो रियल है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज डिमिनिश्ड बनती है। तो भैया ये उल्टी इमेज को सीधा कैसे दिख जाती है
हमको, ये काम किसका है, ये काम है ब्रेन का। यहां पर क्या होता है, रेटिना के ऊपर सेल्स होते हैं, एक्टिवेट होंगे, यहां पर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करेंगे, और यहां से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये सिग्नल कहां पर लेकर जाएंगी, ब्रेन में सिग्नल लेकर जाएंगी, और ब्रेन इनको इंटरप्ट करेगा और वो जो उल्टी इमेज है उसको सीधा बताएगा। तो देख रहे हो ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर परसेप्शन में, कितने जल्दी आपकी इमेज फॉर्म होती है, इतनी सारी प्रोसेस कितनी फास्ट होती है, एंड हेंस इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी भैया समझ में। एक और बार बता दो भैया, सुनो। रेटिना पर एक्टिवेशन, सेल एक्टिवेट होंगे, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होंगे, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में सिग्नल जाएंगे, ब्रेन उल्टी इमेज को सीधा करेगा। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि ये जो इमेज बनती है रेटिना पर, ये जो इमेज होती है रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, और कैसी होती है, डिमिनिश होती है। सारी चीजें भैया याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई यहां तो लगा दो इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 3 स्टार लगा लो आप लोग कैप्टन वाले, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड यहां पर एक इंक्लूड करने वाला था, मगर टाइम ज्यादा हो रहा था, वो इंक्लूड नहीं करा, मगर मैं तुमको बोलकर बता दूंगा ना, मैं तुमको बोलकर बता देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कितना है ह्यूमन आई का, मैं तुमको आगे बताऊंगा। फिर पूछा कि एकोमोडेशन क्या होता है, उसने डेफिनेशन, मैंने एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट वो पास के ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सके, इसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है एकोमोडेशन। इसका आंसर है एकोमोडेशन। कैसे हुआ एकोमोडेशन? फिर मैंने पूछा परसेप्शन कितनी देर में चलता है, 1/16 ऑफ द सेकंड। भैया ये क्या है? ये सारी चीजें हमको समझाओ। आपने क्वेश्चन तो हमको बता दिया बढ़िया वाले। तो देखो अब अपन इन्हीं टर्म्स को स्टडी करेंगे, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपका बड़ा भाई आपको याद करवा देगा, सारी चीजें अब भी याद करवा दूंगा। तो पहले वी आर गोना टॉक अबाउट एकोमोडेशन, ठीक है। वी आर गोना टॉक अबाउट द एकोमोडेशन। यार जिस तरीके से तुम लोग मतलब डेडिकेटेड हो ना, बोलते हो भैया सेशन नेक्स्ट सेशन, एक्चुअली में मजा आता है पढ़ाने में कि डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, अंदर से यू आर हैविंग हंगर फॉर इंप्रूवमेंट, सेशन लाइक करते हो, शेयर करते हो, इट शोज दैट हाउ एक्चुअली हंगर यू आर हैविंग टू रीच टू योर गोल, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो जनरली एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? रहना। ना देखो, इंडिया आर्मी की यदि मैं बात करूं ना, लाइक जो ऑफिसर्स होते हैं आपको पता होगा, उनके एकोमोडेशन के लिए, जैसे जो लेफ्टिनेंट है उसको कैसा, फॉर एग्जांपल 1 BHK फ्लैट मिलेगा, उसके बाद जब उनका प्रमोशन होता है उसके बाद 2 BHK, फिर 3 BHK, और आखिरी में जब वो जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल जब कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं ना, तब उनको पूरा प्रॉपर बंगलो दिया जाता है। सो ये उनका एकोमोडेशन होता है, प्रॉपर जगह मिलती है। इफ यू एक्चुअली वांट टू रिसाइड इन अ हेवन, मेरे लिए तो हेवन है भाई, और तुम्हारे लिए भी हेवन होगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो, बढ़िया तरीके से, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जीएडी का एक क्वेश्चन मतलब कि 4 मार्क्स, हैंस इट इज अ गेम चेंजर। सो एकोमोडेशन के ऊपर आते हैं। देखो एक आई लेंस है, ठीक है, सुनना मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक आई लेंस है, उसको दूर के ऑब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, पास के भी देखना पड़ेगा। भैया दोबारा बोल दो, वापस से बोल देता हूं। मैं तुम्हारे दिमाग को एकदम रीड करता हूं, ठीक है। एक कोई भी आई लेंस है आंख का, उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखना पड़ेगा और पास के ऑब्जेक्ट्स भी देखना पड़ेगा। मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, तो उसको अपनी जो फोकल लेंथ है, अब लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ होगी, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इट इज दी एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उसको कहा जाता है एकोमोडेशन। वापस से बताओ भैया, मैं ये बोल रहा हूं कि एक आई लेंस है, उसकी कुछ फोकल लेंथ है, उसको एडजस्ट करके दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट देखने की एबिलिटी को एकोमोडेशन कहा जाता है। समझ में आया सभी को? बिल्कुल आ गया। अब फोकल लेंथ कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो सकती है बियॉन्ड लिमिट के पास, मतलब एक इसकी सर्टन लिमिट है भाई। ऐसा थोड़ी ना कि दूर का देख लिया और पास का एकदम करीब करते जा रहे हो, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर पेन को आप आंखों के एकदम पास लेकर आओगे ना, जो आपके हाथ में वो ब्लर होते जाएगा, करके देखो, हो रहा है ना ब्लर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। सो इसलिए कहा जाता है जो हेल्दी आई है कैन नॉट सी द बियॉन्ड ईदर प्लेस वेरी क्लोज और वेरी फार, मतलब ज्यादा दूर रखा रहेगा वो भी दिखाई नहीं देगा और ज्यादा पास रखा रहेगा वो भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा कहा जाता है 25 सेंटीमीटर पास का पॉइंट होता है, नियर पॉइंट, और दूर का तो इंफिनिटी है, मगर पास का 25 सेंटीमीटर से अंदर कोई चीज रखोगे तो क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगी। फिर यहां भैया ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन पता क्या है? जिस फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर रहे थे उसमें कितना वेरिएशन आ सकता है, उसकी फोकल लेंथ में कितना वेरिएशन आ सकता है, इसको कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। चिल्ला रहा हूं, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेना। सो इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर और फार ऑब्जेक्ट। नियर मतलब कि पास वाले, फार मतलब दूर वाले, रेटिना पर क्लियर देखना है, इसलिए चेंज करना पड़ेगा। भैया एकोमोडेशन में अभी आप फोकल लेंथ की बात कर रहे थे, अब यहां पर पावर कैसे लगा दी? मेरे भाई पावर इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ। यदि पावर में चेंज आएगा तो फोकल लेंथ में चेंज आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, यहां पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, है ना। what is the power of accommodation of a healthy eye
एक हेल्दी आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना है बताऊं? 4D। डी मतलब डायोप्टर, मतलब 4D है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब तुमको ये तो सारे रट के चले जाएंगे। फिर उसने बोल दिया व्हाट इज द केस ऑफ फोकल लेंथ इन द केस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कुछ मत करो भाई, फोकल लेंथ पूछेगा तो ये तुमको पावर काय में दी है, ये 4D तुमको पावर दी है, तुमको फोकल लेंथ निकालना है। P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/P, तो कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 कितना 0.25 के बराबर होता है, 0.25 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। यही होगा ना, समझ में आया सभी को? इस तरीके से निकाल लेना, क्वेश्चन भी करा दिया आपको। अब फार पॉइंट क्या होता है आंख का, मतलब एक आंख दूर तक कहां तक नजर घुमा सकती है यार, ये तो इन्फिनिटी तक है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी क्लियरली इट इज द इन्फिनिटी। यदि नियर पॉइंट की बात करेंगे, आंखों में पास मतलब करीब से करीब कितना पास देख सकते हो आप। सो द मिनिमम डिस्टेंस जहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन दिख सकता है। अब सुनो, डिस्टिंक्टली का मतलब पता है तुमको? डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली। कई लोगों को लगता है डिस्टिंक्टली का मतलब होता है नॉट क्लियरली, नहीं, डिस्टिंक्टली का मतलब है क्लियरली। यदि आपको क्लियरली देखना है बिना किसी स्ट्रेन के, उसको कहा जाएगा नियर पॉइंट एंड इट इज 25 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया। अब सुनो मेरी बात, एक ऊपर क्वेश्चन मैंने तुमसे क्या पूछा था, परसेप्शन ऑफ विजन। वो परसेप्शन बोल रहा था, वहां परसिस्टेंस बोलना था मेरे को आपको। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है? मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, रेटिना पर इमेज बनेगी, उसको सेंस करा जाएगा, फिर वो वहां पहुंचेगी। तो इसका मतलब क्या है, आंखों में उस एक्चुअली ऑब्जेक्ट देखने से लेकर आपके ब्रेन में उल्टी से सीधी इमेज बनने तक, परसीव करने तक जो कहानी होती है, उसको क्या कहा जाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। पूरा का पूरा जो इंप्रेशन और सेंसेशन होता है, द टाइम फॉर विच द इंप्रेशन और द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आई, इसको कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ द विजन। और ये कितना है? 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 16th पार्ट। आप खुद सोचो, मतलब 1 सेकेंड का 16th पार्ट आप एक्चुअली में फाइंड कर लो, इससे क्या पता चल जाएगा? परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आया सभी को? हाँ जी। तो भैया एक बार रिवाइज करा दो ये तुम कहना चाह रहे थे ना, 5 चीजें हैं। पहले बताइए एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या है? एकोमोडेशन का मतलब मैंने तुमको बताया था कि कितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो आई लेंस में, सो दैट आप पास के ऑब्जेक्ट, नियर के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सको। ठीक है, तो यहां पर फोकल लेंथ वेरी करते हो। फिर उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करी थी। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कितनी है? 4D है ना। फोकल लेंथ कितनी निकली थी यहां पर? 0.25 सेंटीमीटर। यहां पर कितना मैक्सिमम वेरिएशन आ सकता है? उसके बाद हमने फार पॉइंट देखा था, फार पॉइंट हेल्दी के लिए कितना है? इन्फिनिटी है। उसके बाद नियर पॉइंट देखा था, कितना है? 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई के लिए। उसके बाद हमने क्या देखा था? परसिस्टेंस ऑफ विजन देखा था, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हेल्दी आई के लिए कितना है? 1/16 सेकेंड। समझ में आया? ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आंख बंद करके याद कर लेना। मैं चाहता तो इनके क्वेश्चन डाल देता, मगर मैंने तो तुमको डायरेक्टली बता दिए ना, याद रखो बस। आगे देखो, अब यहां पर एक चीज बता रहा हूं, देखो आई लेंस का एक कंसेप्ट है भाई, एक बढ़िया सा कंसेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आंख को दूर की चीज देखना होता ना, तुम देखो यदि तुम लोग गेमिंग वगैरह करते होगे, कुछ लोग गेमिंग वगैरह करते होंगे, तो कभी भी गेमिंग करोगे तो दूर यदि मोबाइल रखो, तो दूर यदि मोबाइल होगा, डिस्टेंट यदि मोबाइल होगा, तो आराम से एकदम रिलैक्स मोड में देखोगे। मगर जब तुम मोबाइल को पास लाने लगते हो, पास लेकर आने लगते हो, नियर रख, तो वहां पर कंट्रैक्शन होता है, आई वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, दबती है। तो अब यहां पर यदि आप देखोगे ना, आई का एकदम रिलैक्स मोड में होना मतलब कि आई लेंस पतला है। अब यदि आप देखोगे आई लेंस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मतलब यही आई लेंस दब रहा है नीचे, इसके ऊपर से जोर लगाया गया, नीचे से जोर लगाया गया। तो आप देखो अब ये क्या हो गया, इसकी जो फोकल लेंथ है ये क्या हो गई? ऐसी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, 2 लेंस है, एक तो थिन लेंथ था। पहली चीज क्या याद रखनी है भैया? सुनो, पहली चीज मैं आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर दूसरे कलर से लिख रहा हूं। पहला लेंस मतलब थिन। थिन का मतलब क्या होता है? थिन का मतलब होता है भैया पतला। ठीक है, आपने बता दिया पतला। अब यदि कोई लेंस थिन है, इसका मतलब कहां पर है? वो रिलैक्स मोड में है। अब रिलैक्स मोड में कब होगा? जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट देखने होंगे। और जैसे ही आपने पास लेकर आ गए, थिक हो गया मतलब कि मोटा हो गया, ऊपर से और नीचे से उसको दबा दिया, तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब पास के ऑब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है या थिक लेंस की? थिक लेंस की बताऊं, थिक की कम होती है, मोटे की कम होती है और पतले की ज्यादा होती है। बताऊं कैसे? अब भी आपको देखो प्रूव कराता हूं भैया, प्रूव कराओ। सारी चीजें मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें। तो यहां पर देखो, ये वाला आई लेंस दिख रहा है, इसका एक स्फीयर बनेगा ऐसा, ठीक है, और इसका एक स्फीयर बनेगा ऐसा। समझ में आया? इसका तो एक स्फीयर बनेगा ऐसा, पूरा निकलेगा, और एक यहां पर बनेगा ऐसा। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर है इसकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f, इसकी फोकल लेंथ इतनी होगी यहां से यहां तक, ठीक है, इतनी फोकल लेंथ है। और इसकी फोकल लेंथ तो यहीं पास में होगी, तो मतलब कि फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है? ये थिन वाली की ज्यादा है, पतली वाली की ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर बड़ा बन रहा है, तो थिन की ज्यादा है। तो जो लाइन मैंने यहां पर बताई ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, कभी भी मोबाइल गेमिंग करते हो पास लाकर, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेंस और फिर दिक्कतें आती है। मगर दूर का देखोगे तो रिलैक्स मोड में रहेगा। दूर मतलब रिलैक्स मोड मतलब कि पतला, और प्रेशर जब पड़ता है तो वो थिक हो जाता है। नाउ
नाउ वी आर कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक ऑफ द आई लेंस, जिसको कहा जाता है डिफेक्ट, और जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यहां पर मैं ऐसी टिप्स, ठीक है, ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो कि मेरा एक्सपीरियंस है भाई, खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली आप यहां पर क्या करोगे, रॉक कर दोगे, हिट कर दोगे। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनो मेरी बात। 5 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, सारे के सारे लिख दिए आपने। 10th क्लास में क्या पढ़े होंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, 3 पढ़े होंगे। ऐसे डिफेक्ट जिसकी वजह से एक पर्सन ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, मतलब कि क्लियरली नहीं देख सकता है ना, और कंफर्टेबली, इनको कहा जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मायोपिया छोटी स्पेलिंग है ना, तो मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया बड़ी स्पेलिंग है, मतलब कि लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, और प्रेसबायोपिया दोनों। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहां पर है मायोपिया, है ना, यहां पर मैंने क्या लिखा, मायोपिया, और मायोपिया के बाद मैं यहां पर लिखता हूं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो पहली क्या थी, मायोपिया, दूसरी हाइपरमेट्रोपिया। इसकी स्पेलिंग क्या है, स्मॉल, मतलब छोटी, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग क्या है, बड़ी, मतलब कि ग्रेट, है ना, मतलब कि लार्ज, इसकी स्पेलिंग बड़ी है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, मायोपिया की स्पेलिंग छोटी है, मतलब कि पास का डिस्टेंस, मतलब छोटा डिस्टेंस, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट ये क्या देख सकता है, क्लियरली देख सकता है, बस, मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया की बड़ी स्पेलिंग है, मतलब कि दूर के ऑब्जेक्ट, मतलब कि फार ऑब्जेक्ट ये क्लियरली देख सकता है, खेल खत्म। अब यदि मायोपिया में पास के ऑब्जेक्ट, मतलब छोटी स्पेलिंग, मतलब स्मॉल, मतलब कि पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, तो डिफेक्ट कहां है, दूर वाले में। समझ में आया? तो मतलब कि फार के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता है। हाइपरमेट्रोपिया बड़ी स्पेलिंग, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, दिक्कत कहां है, पास के ऑब्जेक्ट में, मतलब कि जो पास के ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख सकता है, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट इसको क्लियरली नहीं देख सकता। बस खेल खत्म। अब मैं आपको कंसेप्ट याद कराऊंगा, अब मैं आपको कंसेप्ट एक्चुअली बताता हूं क्या होता है यहां पर। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया की कहानी ऐसी है, मायोपिया में क्लियरली आप पास का देख सकते हो मगर दूर का नहीं देख सकते। दूर का नहीं दिख रहा है, क्यों दूर का नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन आता है यहां पर। अब क्यों क्वेश्चन, अब मैं बताऊं कैसे। ये तुम्हारा आई का लेंस है ना, मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर देखो, ये आई का लेंस है, ठीक है, और यहां पर ये क्या है, रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है। अब रेटिना, इतनी दूर से रेज आ रही है, ठीक है, इतनी दूर से रेज आ रही हैं। अब ये रेज कहां पर, रेटिना पर पहुंची नहीं, इतनी दूर से आ रही हैं कि रेटिना पर पहुंची नहीं। पास से आ रही थी तब तो पहुंच गई, मगर जब दूर से आ रही थी तो रेटिना पर नहीं पहुंची, मतलब कि दूर का नहीं दिखा, और जो इमेज है वो कहां पर पहुंच गई, रेटिना से पहले ही आकर मिल गई, तो ये रेटिना के पहले इमेज बन गई। समझ में आया सभी को? अब सेकेंडली चीज, यहां पर जो इमेज है कहां पर बनती है, रेटिना के पहले। अब वापस से क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों? पहले क्वेश्चन क्या आया, दूर का नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि दूर से जो रेज आ रही है रेटिना पर पहुंची नहीं। अब इमेज कहां बनी, रेटिना के पहले। अब अगेन क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई? अब फिर क्वेश्चन आना चाहिए, तो यहां पर क्या है, क्योंकि 2 चीजें हो सकती है। या तो क्या हुआ, देखो इसकी जो फोकल लेंथ है, यहां पर आपको दिख रही होगी फोकल लेंथ क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं। ये जो इसकी फोकल लेंथ है वो कम हो गई। जैसे फोकल लेंथ पहले इतनी थी, तो ये क्या कर रहा था, फोकल लेंथ जब इतनी थी तो ये उसको कहां पर कर रहा था, ये फॉर एग्जांपल रेटिना है तो उसको यहां पर पहुंचा रहा था। मगर फोकल लेंथ मैंने इसकी कम कर दी, मैंने इसको और क्या करा, थिक कर दिया, तो रेटिना तो ये है। अब कभी भी फोकल लेंथ बढ़ाते हैं, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना, ये मोटा है ना, ये थिक है, तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, तो ये ज्यादा तेज कर्व करेगा। तो इतना तेज इसने बेंड कर दिया, रिफ्रैक्शन तो होगा भाई, क्योंकि लेंस का काम है रिफ्रैक्शन करना। मिरर रिफ्लेक्शन करता है, ये रिफ्रैक्शन करता है। इसने इतनी तेज बेंड करा भाई कि यहां आगे गई नहीं, यहीं पर आकर मिल गई, तो इसलिए रेटिना के पहले वो बन गया। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि भाई ये जो आई बॉल है पूरी की पूरी यही दूर चली गई, पहले यहां पर थी मगर अब यहां पर चली गई, तो दूर चली गई। तो आपको ये भी समझ में आ गया, या तो फोकल लेंथ में चेंज आ गया, क्या फोकल लेंथ इसकी कम हो गई, या तो उसका आई बॉल दूर चली गई। अब इसका करेक्शन क्या है, तो सुनो मेरी बात। इसमें यहां पर दिक्कत क्या आई, ये जो आपको लेंस है ये क्या हुआ, ज्यादा बेंड कराने लगा, ज्यादा बेंड कराने लगा, ज्यादा कर्व कराने लगा। तो हम क्या करो, ऐसा लेंस का यूज कर ले मेरे भाई जिसमें क्या करना पड़ता है, वो रेज डाइवर्ट करे। तो ये वाला लेंस जिसको कहा जाता है कनकेव लेंस। ट्रिक बताऊंगा इसकी भी याद करने को, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। अब इसका रीजन क्या है, फोकल लेंथ कम और आई बॉल बड़ी हो रही थी, ये मैंने बता दिया था आपको। सुनो मेरी बात। अब दूसरी कंडीशन से भी तुमसे पूछ सकता है, फोकल लेंथ कम हुई मतलब पावर बढ़ी, वाई? बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल। समझ में आया? अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। अब आपको और कंडीशन क्लियर होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि बड़ी स्पेलिंग, मतलब दूर का आपको क्लियरली दिखेगा मगर पास का नहीं दिखेगा। पास का क्यों नहीं दिखेगा पता, पास से इतनी तेज रेज आई कि रेटिना के उस पार चली गई। भैया ये क्या हो रहा है साला, ये देखो ये रेटिना है और ये आई लेंस है, इतनी तेज रेज आई
कि ये चली गई उस पार, ये एकदम उस पार चली गई, रेटिना पर भी नहीं मिली, ये कहानी बिल्कुल रेटिना के उस तरफ चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो जो तुम्हारा लेंस है वो क्या नहीं कर पाया, कन्वर्ज नहीं कर पाया, दबा नहीं पाया रेस को। अब दबाता तो रेटिना पर जाती, नहीं दबा पाया तो आगे निकल गई, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई। अब क्यों इसकी फोकल लेंथ बढ़ी, यदि फोकल लेंथ बड़ी होगी तो ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और हमेशा पतला लेंस क्या करता है, कम कम वो करता है, मतलब कम डेविएट करता है। भैया समझ में देखो, मैं तुमको फंडा बताता हूं जरा। एक लेंस है ये, है ना, एकदम क्लैरिटी, अभी तक सारी चीजें क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा, सेशन छोड़कर मत जाना। ये थिन लेंस है, ठीक है, ये थिन लेंस है, ठीक है भैया। और यहां पर एक थिक लेंस है, इसके ऊपर प्रेशर दिया गया और ये क्या हो गया, थिक हो गया, ठीक है। यहां पर यदि रेज आ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उनको ऐसे करके यहां पर मिला देगा। यदि यहां पर रेज आई तो ये तुरंत करेगा, वहीं पर तुरंत कन्वर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भाई प्रेशर ज्यादा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बताया था ना मैंने। और ये रिलैक्स मोड में है, ये रिलैक्स मोड में, दोनों के दोनों कन्वेक्स है मान रहा हूं, मगर एक कम करेगा, धीरे करेगा। तो यहां पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, रेटिना के उस तरफ बन रही थी, अब रेटिना के उस तरफ बन रही है। यदि रेटिना के उस तरफ बन रही है तो क्या होगा, उसने अच्छी तेज कन्वर्ज नहीं करा होगा, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, पतली हो गई, थिन हो गया, मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई। अब इसको ठीक करने के लिए भाई ऐसा लेंस लगा जो कि दबा दे। कौन सा लेंस दबा देता है भाई, कौन सा लेंस कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस, कल बताया था ना। तो कन्वेक्स लेंस एक और यूज कर लो। तो इसके रीजन क्या हुआ था, फोकल लेंथ बड़ी थी। और आई वॉल क्या हुआ, कई बार आई वॉल ही छोटी हो गई, तो रेटिना जहां था वहीं का वहीं रह गया, आई वॉल छोटी हो गई तो वो वहां पर चला गया। समझ में आया, आई वॉल छोटी हो गई तो मतलब रेटिना साथ में आ गया। देखो मैं बताता हूं कैसे। ये फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी पहले आई वॉल थी और यहां पर क्या था, रेटिना था, ठीक है। अब आई वॉल छोटी हो गई, है ना, तो आई वॉल छोटी हो गई तो रेटिना यहां पर आ गया। अरे यार वापस से बनाने दो, यहां पर है, अब आई वॉल छोटी हुई तुम्हारी, हाँ, तो रेटिना यहां पर आ गया। मगर वो लेंस जो है, वो लेंस तो तुम्हारा यहीं पर इमेज बनाएगा ना, ये यहां पर इमेज तो यहीं पर बनेगी। क्यों, क्योंकि पुरानी आई वॉल के यूज टू है। समझ में आया सारी चीजें, बिल्कुल समझ में आया भैया। एक और बार बताओ, मायोपिया पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। मायोपिया में दूर का इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो रेज दूर से आती हैं, मतलब जो रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दूर साइड, तो वो क्या करेंगी, वो रेटिना पर पहुंचेंगी ही नहीं। अब पहुंचने के लिए कनकेव लेंस लगा दो, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। अब एक ट्रिक बताऊं तुमको, हाँ जी भैया ट्रिक बताओ। देखो मैं यदि तुमसे पूछूं, तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पहले मैंने कौन सा डिफेक्ट पढ़ाया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सा डिफेक्ट पढ़ाया, तुम लोग क्या बोलोगे, भैया सबसे पहले जो आपने डिफेक्ट पढ़ाया उसका नाम है मायोपिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ा है, मैंने बोला हाइपरमेट्रोपिया, है ना। उसके बाद मैंने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ाया। अब मैं तुमसे पूछूं कि सबसे पहले मैंने जो तुमको मिरर पढ़ाया था वो कौन सा था, जो सबसे पहले मिरर मैंने तुमको पढ़ाया था, मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सा मिरर पढ़ाया था, वो पढ़ाया था कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर बताया था ना। और यहां पर हाइपरमेट्रोपिया में फिर उसके बाद मैंने कन्वेक्स मिरर बताया था, है ना। यहां पर कनकेव मिरर के कितने केस बताए थे, मैंने तुमको 6 केस बताए थे और कन्वेक्स के कितने, 2 केस बताए थे। तो मायोपिया पहले बताया, कनकेव मिरर पहले, मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए कनकेव मिरर लगेगा, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स मिरर लगेगा, एंड दैट इज द ट्रिक। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो तुमको वो भी याद हो गया किसके कितने थे, बस यही पावर है भाई। एनडी एग्जाम क्लियर कर रखा है, हल्के में मत लेना। यदि 1-2 अटेम्प्ट और मिल जाते आई वुड बी इन एनडी बट उसके बारे में बात मत करो, यहां पर अपन बात करते हैं। अब आता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। प्रेसबायोपिया का मतलब क्या है, जहां पर तुम लोग नियर बाय और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकते हो, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट आप पास के और दूर के दोनों ही नहीं देख सकते हो, ये ओल्ड एज में होता है, मतलब मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। अब यहां पर दिक्कत पता क्या आती है, जो सीलियरी मसल्स है जो कि आई लेंस को होल्ड कर रखी है वो वीक हो जाती हैं। आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है, जिसके थ्रू वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, मैंने आपको पढ़ाया था पावर ऑफ एकोमोडेशन, अपने आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी, दूर और पास के ऑब्जेक्ट को देखने की पोटेंशियल, उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो क्या होता है, आई लेंस की इलास्टिसिटी चली जाती है, हार्ड हो जाता है लेंस। समझ में आया। और इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है, प्रेसबायोपिया की रेमेडी है बाइफोकल और वेरीफोकल लेंस दोनों लगाओ, कनकेव भी लगाओ और कॉन्वेक्स भी लगाओ। अब एक और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन बताऊं तुमको, यहां पर क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, तुम खुद समझ जाना। ये क्वेश्चन यहां पर ये है मेरा कि कनकेव को जो प्रेसबायोपिया में कहां कैसा लगाया जाता है, सिर्फ कन्वेक्स यूज होते हैं, 2 कन्वेक्स यूज होंगे, या फिर 2 कनकेव यूज होते हैं, या 2 कनकेव होते हैं, या फिर ऊपर कनकेव यूज होता है और नीचे कन्वेक्स यूज होता है, या फिर ऊपर वेक्स यूज होता है और नीचे कनकेव यूज होता है। आंसर बताऊं, ऊपर पहले तुमने कौन सा पढ़ा, पहले कौन सा मिरर पढ़ा था, कनकेव, वही वाली ट्रिक। मायोपिया में कौन सा यूज हो रहा था, कनकेव, तो ऊपर कनकेव नीचे कन्वेक्स। समझ में आया सभी को, हाँ जी भैया समझ में आया। अब एक इनके अलावा 2 अलग हैं, देखो यहां पर ये व्हाइट कलर के हैं, तीनों मैंने व्हाइट कलर कर रखे हैं, है ना। अब 2 अलग हैं, 2 अलग डिफेक्ट हैं, आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। सुनो मेरी बात,
अब यहाँ पर क्या है, देखो जनरली हम कहते हैं ना कि 9th-10th का सिलेबस है, मगर कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म तो है ही नहीं। और क्या 9th क्लास में 9th-10th में क्या तुमको इस तरीके के नोट्स प्रोवाइड हुए थे क्या? नहीं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कर सकते हो एनसीईआरटी रीड, मगर एक एजुकेटर से पढ़ना जिसने खुद ने एनडीए एग्जाम क्लियर कर रखा है, खुद ने दिया है, तो एक फर्क पड़ता है भाई, ठीक है, फर्क पड़ता है। यहाँ पर कैटरेक्ट क्या होता है, जब आपका आंखों का लेंस, आपने मोतियाबिंद सुना होगा ना, आंखों का लेंस जब मिल्की और क्लाउडी अपीयरेंस देने लगता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, इसको कहा जाता है कैटरेक्ट। कई आपने देखा होगा दादा दादी वगैरह को होता रहता है, ठीक है। रिसेंटली मेरी दादी को हो गया था, शी हैड अ सर्जरी एंड फाइनली शी हैड गॉट क्योर। तो ये ओल्ड एज में होता है और ज्यादा एज सच कोई बड़ा इशू नहीं रहता है। इससे क्या होता है, या तो आधा या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, और इसकी रेमेडी क्या है, कैटरेक्ट सर्जरी होती है, उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म पता क्या है? ये जब आई का एक्चुअली में कर्वेचर है ना, किसी की आंख एक पर्टिकुलर शेप है, सभी की अपनी अपनी आंखों का एक शेप है, उस आई के कर्वेचर में इंपरफेक्शन जब आ जाता है, उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, जो विजन है ना वो ब्लर हो जाता है सारे डिस्टेंस के ऊपर, और इसका रेमेडी यदि मैं बताऊं तो यहां पर सिलिंड्रिकल लेंस यूज कर लो। ये क्वेश्चन पता कहां आया था? ये एसएससी के किसी पेपर में आया था, मैं यहीं पर क्वेश्चन बता दिया। उसने पता क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडी ऑफ द एस्टिग्मेटिज्म? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करा जाएगा। बढ़िया भैया, क्या बढ़िया पढ़ा रहे हो तुम लोग। तारीफ नहीं करते तो मैं खुद की कर लेता हूं। पॉजिटिविटी है ना, सेल्फ मोटिवेशन। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अरे हाँ, इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन देखो, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन 23 के नहीं बताए, और बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी। यहां पर तुम ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, कठिन है, सारी चीजें इंक्लूड हो रही है यहां पर। देखो मायोपिया, तुम सारी चीजें छोड़ो। मायोपिया सबसे पहले क्या, हाइपरमेट्रोपिया। आप एक बात बताओ, मायोपिया हमने पहले पढ़ा था। अब मायोपिया पहले पढ़ा था तो मायोपिया में कौन सा, हम सबसे पहले मिरर कौन सा पढ़ा था? पहले हमने मायोपिया पढ़ा, ठीक है भैया, मायोपिया। अब मिरर कौन सा सबसे पहले पढ़ा था? 6 केस वाला कनकेव पढ़ा था। तो मायोपिया में क्या यूज होगा? कनकेव लेंस। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कन्वेक्स। तो इसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज होगा, ये भी याद हो गया, ठीक है। अब मायोपिया का आंसर क्या है? मायोपिया है, इसका आंसर होगा क्या? कनकेव। तो सी का 1, तो सी का 1 देख लो, एक ए में है और एक डी में है, तो बी और डी तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद देख लो ए का, ए का तुम्हारा क्या होगा? 4। तो ए का 4 काय में है आपका? ए का 4 ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन में आपको बता देता हूं, डोंट वरी। प्रेस बायोपियम में बाइफोकल लेंस होगा, मतलब कि तुम्हारा बी का क्या है? 2 आंसर है। कैटरेक्ट में क्या होती है? सर्जरी होती है, तो ये भी आंसर है। तो समझ में आया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन बेसिकली बात करते हैं कुछ चीजों के ऊपर, है ना। प्राइमरी कलर्स के ऊपर बात करते हैं। 3 तुम्हारे प्राइमरी कलर्स हैं, नाम बताऊं उनका। एक प्राइमरी कलर है ब्लू, एक है रेड और एक है ग्रीन। जितने भी कलर्स हैं तुम्हारे, जितने भी कलर हैं, वो कैसे मिलकर बनते हैं? इन्हीं कलर से। कॉमन सेंस लगाओ, अच्छा है ना, कॉमन सेंस लगाओ। ये यहां पर रेड कलर है, ठीक है, ये रेड कलर है, और इसमें मैं मिला देता हूं ग्रीन कलर, ठीक है, इसमें मिला दिया मैंने ग्रीन कलर। इन दोनों का रिजल्टेंट यदि मैं बनाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ये येलो कलर मिलेगा। हाँ जी भैया, येलो कलर मिलेगा। समझ में आया? येलो कलर मिलेगा, हाँ जी। अब यदि मैं व्हाइट कलर, तो सभी को मिला दो तो व्हाइट कलर मिलेगा। यदि रेड और ब्लू को मिलाओगे तो यहां पर क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। याद कर लेना भाई, ये तो तुमको याद हो गया, मैंने बता दिया। रेड को मिलाओगे और ग्रीन को मिलाओगे तो येलो बनेगा। पहली चीज आपने याद करा दी भैया, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? रेड को मिलाया ब्लू के साथ तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या मिलाया? रेड को मिलाया किसके साथ? रेड को मिलाया ब्लू के साथ, रेड को ग्रीन के साथ। अब ग्रीन को मिलाओ तुम किसके साथ? ग्रीन को मिलाओ ब्लू के साथ। यहां पर मैं वापस से लिखता हूं, यहां पर जो रेड कलर है इसको मिलाओ तुम लोग किसके साथ? रेड को बार बार क्यों ले रहा हूं भाई? मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है, क्या पता वो ऑटोमेटिकली लिखा रहा है, यहां पर ब्लू है, ठीक है। ब्लू को मिलाओ अब ग्रीन के साथ, ब्लू को ग्रीन से मिलाओगे तो सियान बनेगा। बाकी ये तो बेसिक था, तुम लोग सोच रहे होगे भैया ऐसे कलर जिनका कभी जीवन में नाम नहीं सुना वो कैसे? बाकी लड़कियों को ये चीज़ें पता रहती है क्या? उनको ये कलर वगैरह का ज़्यादा वो रहता है ना, वो कपड़े वगैरह का, मैजेंटा क्या होता है, सियान क्या होता है। मेरे को तो तब पता चला था व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ द एनडीए ये सियान क्या होता है, मैजेंटा क्या होता है। बाकी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जान लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, एक कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। यहां पर पता क्या होता है? जब एक पर्सन कभी भी कोई भी कलर को डिफरेंशिएट ना कर पाए कि ये वाला कलर ये है और ये वाला कलर ये है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने तुमको क्या बताया था? को मतलब कोन सेल्स, को मतलब कलर, है ना। को मतलब कोन सेल्स और को मतलब कलर। यदि कोन सेल्स में डिफेक्ट आ गया तो कलर में डिफेक्टिव आएगा, फिर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस। एक बात मैं तुमको अश्योर करूं, जो पेड बैच का कंटेंट है ना, मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, बार बार वहां पर एक चीज को 3 एक बार दोहराई गई वो चीज अलग है, वहां पर डाउट सेशन लगाए गए मीट वगैरह पे वो चीज अलग है। मगर जो भी एक्चुअली मैं होल हार्टेडली जो चीजें मैं कर सकता हूं ना तुम्हारे लिए, मैं सारी चीजें कर रहा हूं। और डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम जब एनडीए 2023 हुआ था, है ना, एनडीए 2023 हुआ था, उस टाइम पर मैंने एक्चुअली कमान तो संभाली नहीं थी कई की इसकी, एजुकेटर की, बट आई वाज देयर ऑन क्विज ग्रुप। मैंने क्विज ग्रुप ज्वाइन करा था। क्विज ग्रुप पर जब मैंने क्वेश्चन डाले थे
ठीक है, क्विज ग्रुप पर मैंने प्रैक्टिस करा दी थी उन लोगों की। अब बाद में उन्होंने जब बताया ना मेरे को चीज़ें, जब पता चली तो देखा तो क्विज ग्रुप से ही क्वेश्चन आए थे। अभी आप देखना खोलकर, अभी भी एक्चुअली मैं वहां पर डेटा पड़ा होगा, आप जा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्ट एनडीए लेवल के क्वेश्चन डले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है वहां पर। जितने करीबन 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे जीएस के। सेकेंडली मैं यदि आपको बताऊं, वहां पर मैंने क्वेश्चन डाला था सेपरेशन टेक्निक का, सेपरेशन टेक्निक के सारे 2 क्वेश्चन आ गए। वहां पर मैंने क्वेश्चन डाला था रिवर्स का, वहां से क्वेश्चन आ गए। बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे अलग अलग, ठीक है। अब अपन नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर। तो यहां पर पहले आप टेलीस्कोप और मिरर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लो, ठीक है। बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आखिरी चीज है, अच्छे से पढ़ो और एक मोटिवेशन के साथ क्लास एंड करो और बोलो कि छाती ठोक करके ऑप्टिक्स खत्म कर दिया है। 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर दोगे और ज्यादा। तब मेरी बात सुनो, बेसिकली 2 चीजें होती हैं जो यदि आपको चीजें देखनी है तो कभी भी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं, है ना, बड़े बड़े लोग जो क्या सन अर्थ, सन हुआ, ठीक है, अर्थ हुई, सन अर्थ को कैसे देखेंगे, सन हुआ, बाकी के अदर प्लैनेट्स हुए, एंड बाकी के अदर प्लैनेट्स को, मतलब कि ये बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, इनको यदि विजुअल इनको अच्छे से चाहिए, विजुअल अच्छे से चाहिए, यदि इसका पिक्सल उनको अच्छे से चाहिए, है ना, तो इसके लिए वो काय का यूज़ करते हैं, ये यूज़ करता है टेलीस्कोप का, ये काय का टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, सभी को पता है। और एकदम जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स हैं, ठीक है, जो माइन्यूट पार्ट्स हैं, माइन्यूट पार्ट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किन है, ठीक है, स्किन का जो बायोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आधार में, वो कैसे करता है, वो यूज़ होता है काहे से, वो होता है आपके माइक्रोस्कोप से, वो होता है माइक्रोस्कोप से। तो भैया हमको समझ में आ गया, बड़ी चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों के दोनों, यदि जनरल टर्म में यदि मैं कहूं, जनरली ये दोनों के दोनों, है ना, जनरली ये दोनों के दोनों क्या है, ऊपर लिख दे रहा हूं, इन जनरल, ठीक है, दोनों के दोनों जनरली ये क्या है, इनको कहा जाता है कन्वेक्स लेंस। दोनों के दोनों कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है, तो याद रखना दोनों के दोनों कन्वेक्स है। अब सेकेंडली यदि मैं बात करूं, ये जो टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है, पहले अपन टेलीस्कोप की बात करते हैं। दोनों के दोनों 2 लेंस से बनते हैं, 2 प्रकार के लेंस है। अभी तक मैंने बस तुमको याद यही कराऊंगा मैं, टेलीस्कोप भी 2 प्रकार के लेंस से बनता है और यहां पर माइक्रोस्कोप भी 2 प्रकार के लेंस से बनता है। कौन कौन से, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है ईयर पीस लेंस। दूसरा कौन सा होता है, ईयर पीस लेंस, ठीक है भैया, यहाँ पर ईयर पीस लेंस, यहाँ पर भी एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक कौन सा होता है भैया, यहाँ पर होता है ईयर पीस लेंस, ठीक है। बढ़िया तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाना। तो अभी तक बताया टेलीस्कोप का के लिए यूज होता है, टेलीस्कोप बड़ी बड़ी चीजों के, यदि आपको अच्छे से देखना है, प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करना है उसके लिए। माइक्रोस्कोप यूज होता है, छोटी छोटी स्किन माइन्यूट पार्ट्स को देखना है उसके लिए माइक्रोस्कोप। दोनों के दोनों 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उसमें टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव ईयर पीस और माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव ईयर पीस, ठीक है, और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, तो भैया दोनों में फर्क क्या है, एक बात मैं ट्रिक बताऊं अब आपको, सुनो। ये जो टेलीस्कोप है, इसमें आप बड़ी बड़ी बॉडी देखते हो, सन, प्लैनेट, ये बड़े हैं, तो यहां पर जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यहां पर बड़े होते हैं, और यहां पर जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और एनडीए में भी पूछा हुआ है। यहां पर जो फोकल लेंस है, अब पक्की बात है भाई, लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ होगी, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है अपन उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस। यहां पर क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस। यहां पर ऑब्जेक्ट बड़े बड़े लेते हैं टेलीस्कोप में, तो ऑब्जेक्टिव लेंस वाली जो फोकल लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट बड़े तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है वो ईयर पीस की फोकल लेंथ से बड़ी होगी। वाह भैया, क्या ट्रिक बताई आपने, तो हमारा एफर्ट ही एकदम कम कर दिया। बस एक बात बताऊं, मैं ऐसा एजुकेटर, मैं पता पूरी कोशिश क्या करता हूं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपनी जगह है, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सारी की सारी चीजें आपको अपनी चीजों पर प्लेट पर सर्व करके दूं, ठीक है। अब उसके बाद खाना नहीं खाना वो आपके ऊपर है। अब यहां पर फोकल, यहां पर इसकी बात करो तो यहां उल्टा हो जाएगा। बस आप एक याद करो कि ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर टेलीस्कोप में बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ी होती है और यहां पर कम होती है। अब सेकेंडली यहां पर मेरी बात सुनना, यहां पर अब फोकल लेंथ है तो मैग्निफिकेशन भी होगा। यहां पर ये जो टेलीस्कोप है, इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है पता, FO/FE, बस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस, बस। यहां पर यदि आप देखोगे माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है L × D। डी मतलब कि लीस्ट, जो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट व्यू, मतलब कि कम से कम डिस्टेंट आप कितना देख सकते हो, ये पता कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। या 25 सेंटीमीटर कम से कम यहां तक आप बढ़िया देख सकते हो। 20 सेंटीमीटर पर लाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। और ये L भी क्वेश्चन में गिवन होगा, नीचे क्या होगा, FO × FE। तो मैंने आपको याद करना भी बता दिया, ऊपर है FO, नीचे है FE।
FO अपॉन FE कहां पर, यहाँ टेलीस्कोप में है। यहां पर यदि माइक्रोस्कोप में बात करोगे L मल्टीप्लाई बाई D अपॉन FO इंटू FE। भैया L क्या है, देखो मैं तुमको बताता हूं L क्या है। ये देखो जैसे आपका टेलीस्कोप में बात कर रहे हैं अपन, टेलीस्कोप में बात कर रहे हैं, टेलीस्कोप है। अब दो प्रकार के लेंस है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है। एक बड़ा वाला कौन सा है, यहां पर एक होगा ईयरपीस और एक कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मेरी बात सुनो, ये यहां इधर ये स्फीयर बनाएगा तो इसका एक सेंटर होगा, यहां पे एक स्फीयर बनाएगा, यहां सेंटर होगा, एक इसका सेंटर होगा मान लो यहां पर, एक यहां पर, तो इसकी भी फोकल लेंथ होगी। ये फॉर एग्जांपल यहां पर है, एक फोकल लेंथ यहां है। इन दोनों फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस इसको कहा जाता है L। और ये जो L है एक्चुअली, ये जो L है जिसको कहा जाता है ट्यूब लेंथ, जिसको कहते हैं ट्यूब लेंथ, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। तुमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होगा यहां पर लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन होगा L गिवन होगा, तुमको D गिवन होगा, और हो सकता है दोनों गिवन हो और तुमको सीधे मैग्निफिकेशन फाइंड करने का बोल रहा है। यार कितनी आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। समझ में आया सभी को? हाँ जी भैया समझ में आ गया। अब तुमको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कंसेप्ट क्लियर है? बोल रहा है विच, अब अपन कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। यहां पर है ये वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर। ये क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, तो माइक्रोस्कोप मैंने क्या बताया था, दोनों होती हैं, एक फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव होती है और एक ईयर पीस होती है, मगर यहां पर ऑब्जेक्ट छोटे हैं तो यहां पर ईयर पीस की बड़ी होगी। पहले क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए कि मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस, मतलब कि यदि आप फोकल लेंथ इंक्रीज करोगे ईयर पीस की, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, FO अपॉन FE। अब वो क्या बोल रहा है कि ईयर पीस की फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो भाई मैग्निफिकेशन कम होगा ना, डिनोमिनेटर तू बढ़ा रहा है ना, न्यूमरेटर थोड़ा बढ़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गलत। सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। यदि तुम क्या करोगे, फोकल लेंथ बढ़ाओगे ऑब्जेक्टिव की, तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। समझ में आया? ये काय की कंडीशन है, माइक्रोस्कोप की, ये माइक्रोस्कोप की। अब तुम बोलोगे भैया ये चीज कैसे लेकर आ गया, बिल्कुल ये गलत है ना, और ये गलती तुम भी करोगे। कैसे गलती करोगे, यहां पर क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। माइक्रोस्कोप की कंडीशन क्या थी, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला तो अलग था ना, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला अलग था, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को आंसर करके बताना। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। भाई ये क्या इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, मतलब कि आई पीस जो पर्टिकुलर चीज है इसकी फोकल लेंथ जब तुम इंक्रीज करोगे तो मैग्निफिकेशन की डिक्रीज होगी। ठीक है, ये वाला आंसर आप मेरे को कहां करना, यहां आप कमेंट सेक्शन में करना, मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करना, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करना ऑप्शन ABCD, वहां पर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके बताऊंगा और इसका डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आप देखते हैं, इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर देख लो आप, ये वाला 100 देखो, क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, वही टेलीस्कोप मतलब कि टेलीस्कोप की बात कर रहा है, मतलब बड़ी वाली चीज की बात कर रहा है, मतलब कि FO अपॉन FE इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, ये बात कर रहा है बिल्कुल। अब यहाँ इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव वाली ये कितनी दी है तुमको, 50 दे रखी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। अब वो बोल रहा है तुमको ये फाइंड करना है, अरे भाई इसको नीचे लेकर आ जा, 2 सेंटीमीटर तेरा आंसर हो जाएगा, और क्या चाहिए। 100 वाला तुमको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखो तुम लोग कौन सा 94 भी था, जहां तक है ये 94, हाँ ये 94 जिसके ऊपर अपन लिख रहे थे, ये बढ़िया क्वेश्चन देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बस सेशन 2 मिनट में अपन खत्म करेंगे। क्या बोल रहा है कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग कौन सी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ये है ना इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों आई पीस और ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल के बिल्कुल सही है, दोनों सही है भाई। ये तो 1 वाला ऑप्शन तो सही है, तो 1 काय में आ रहा है, आप देखो 1 काय में आ रहा है तो वो तो सही होगा, मतलब कि 1 इसमें भी आ रहा है, मतलब C वाला ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है। फिर सेकंडली क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की टेलीस्कोप की, वो बड़ी होती है फोकल लेंथ ऑफ ईयर पीस, मतलब टेलीस्कोप मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, तो उसकी ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव 2 फोकल लेंथ होती है, एक ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और एक ईयर पीस फोकल लेंथ। तो टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, तो ऑब्जेक्टिव वाली बड़ी है, तो सेकंड वाला भी सही है। तो सेकंड का ए में आ रहा है, सेकंड आपका इसमें आ रहा है, सेकंड बी में नहीं आ रहा, तो बी या तो 1 होगा या डी होगा। तो अब 3 वाला और चेक कर लो, क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू FO अपॉन FE होता है। तो भाई एक बात बता, यदि FO बढ़ाएगा तो M तो बढ़ेगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ बढ़ाएगा तो मैग्निफिकेशन तो बढ़ेगा, तो 3 भी सही है, तो 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसा लगा, कंसेप्ट पूरा समझ में आया। अब यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अलग अलग प्रकार के आपके टेलीस्कोप होते हैं, यहां पर 3 प्रकार के हैं, मैं यहां पर तुमको लिखवा देता हूं कौन कौन से। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप, है ना, रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप। और एक होता है कौन सा, एक होता है स्किमिड, जिसको कहा जाता है स्किमिड,
ठीक है, एक होता है स्किमिड टाइप का, और इसमें आप क्या टी भी लगा सकते हो, स्किमिड टाइप का टेलीस्कोप। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिर्फ बनता है ओनली मिरर्स, ठीक है, ये सिर्फ इसमें क्या ओनली मिरर्स होते हैं, इट कंटेन्स ओनली मिरर। एक बात बताओ, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, और लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्ट। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग है ये सिर्फ लेंस से बनेगा, और स्किमिड की बात करोगे तो ये दोनों से बनता है। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ मिरर से बनेगा, तो अब यहां पर सिर्फ मिरर से बनने वाला पता क्या है, यहां पर मिरर से बनने वाला है न्यूटोनियन। अब न्यूटोनियन की जगह यदि यहां पर तुमको कैसीग्रेन होता है ना, कैसीग्रेन ऑप्शन में, तो कैसीग्रेन भी हो सकता है। मैम समझ में देखो, मैडम और सर तुमसे बोल रहा हूं, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर कैसीग्रेन लिखा हुआ है, यदि ऑप्शन में तुमसे बोलता ऐसा कौन सा टेलीस्कोप है जो सिर्फ मिरर से बनता है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का एक एग्जांपल है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसको कैसीग्रेन भी कहा जाता है, ये सिर्फ मिरर से बनता है, ठीक है। तो भैया बाकी के ऑप्शन का क्या, ये दोनों के दोनों जो गैलीलियन और कि ये जो कैप्लेरियन है, ये दोनों के दोनों आपके रिफ्रैक्टिंग होते हैं, ये रिफ्रैक्टिंग वाले होते हैं। और स्मिड की बात करोगे तो ये दोनों से मिलकर बनते हैं बोथ, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें, बिल्कुल भी है, समझ में आ गया। ये वाली चीज को वापस से देखना और अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं वापस से बता देता हूं, तीन प्रकार के, रिफ्लेक्टिंग सिर्फ मिरर से बनेगा, रिफ्रैक्टिंग लेंस से बनेगा, स्मिड दोनों। गैलीलियन और कैप्लेरियन ये दोनों रिफ्रैक्टिंग के एग्जाम्पल है। न्यूटोनियन और कैसीग्रेन ये सिर्फ काय से मिलकर बनता है, ये सिर्फ आपके मिरर से मिलकर बनते हैं, ठीक है, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग है। और स्मिड जो होता है ये दोनों से मिलकर बनता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट अवर वंडरफुल सेशन जेंटलमैन। गला लगा हुआ था, सेशन लेकर आया था सेमिनार उधर, फिर भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब यहां पर 2 सेशन है, आप देख लो, प्राइमरी कलर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, यहां पर ये भी आप स्टडी कर लो जरा। ये क्वेश्चन नंबर आप देखो कौन सा 116 देख लो, है ना। यहां पर क्या बोल रहा है, इसमें से ग्रीन और रेड कलर को मिलाओगे क्या, अरे यहां पर लिखा हुआ है येलो बनेगा। इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा है लाइट के, येलो है, नहीं है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, बिल्कुल ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इट इज द एंड ऑफ द सेशन जेंटलमैन, यहीं पर मैं सेशन को एंड करता हूं, एंड फाइनली इट इज द एंड ऑफ द ऑप्टिक्स। सारी चीजें मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम भी अपना बेस्ट दो, ठीक है। फाइनली इट वॉज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।